everyone, a very warm welcome to this series where we are doing the Indian polity from the UPSC perspective as well as from other exams perspective जहाँ पे भी Indian polity से related questions पूछे जा रहे हैं. तो अब हम इस वीडियो लेक्चर में जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब हमने इंडिया के सेलिएंट फीचर्स वाला चैप्टर पढ़ा था दैट सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड आर रिजिड इन नेचर दैट इज उनको जो अमेंड करने का प्रोसीजर है उनमें चेंजेस लाने का प्रोसीजर है दैट इज कंपैरेटिवली कम्प्लेक्स, उसको चेंज करना इतना इजी नहीं है. जबकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड आर फ्लेक्सिबल इन नेचर दैट मीन्स कि उनको यहाँ पे अमेंड करना, उनको चेंज करना इज कंपैरेटिवली इजियर प्रोसेस. तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको इसमें चेंजेस लाना, इसको अमेंड करना इज अ वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस. दैट्स व्हाई इट इज कैटेगराइज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. ऑन द अदर हैंड ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंट इन द अनरिटन फॉर्म. इसको चेंज, इसमें चेंज लाना इज कंपैरेटिवली easier. That's why it is categorized into the category of the flexible constitution. तो यूएसए और कनाडा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं और ऑन द अदर हैंड ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसको इसमें चेंजेस लाना, इसमें अमेंडमेंट करना इज कंपैरेटिवली इजियर प्रोसेस. इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया इज अ डायरेक्ट मिक्स ऑफ, या फिर इसको बता सकते हैं कि ये इन बिटवीन लाई करता है बिटवीन द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. तो इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ रिजिड एज वेल एज द फ्लेक्सिबल कंपोनेंट्स. तो फिर हम इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं. अब हम जब अमेंडमेंट वाला चैप्टर ही देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं वो रिजिड होते हैं, कौन कौन से प्रोविजंस को अमेंड करना कंपेरेटिवली डिफिकल्ट होता है, कम्प्लेक्स होता है, एज वेल एज कौन कौन से प्रोविजंस को अमेंड करना कंपेरेटिवली ईजियर होता है. वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. सबसे पहले बात करते हैं कि अमेंडमेंट का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है. अमेंडमेंट का प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 के आर्टिकल 368 में दिया गया है. सबसे पहला फैक्ट जो आपको इस चैप्टर के बारे में जाना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस चैप्टर के बारे में जाना है. तो आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि आप किस तरीके से आपको अपने आर्टिकल्स एंड पार्ट्स को याद करना है. तो सारे के सारे पार्ट्स एंड आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं फॉर आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव्स. या तो वो आर्टिकल्स जो कहीं ना कहीं से न्यूज में है या प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी ने या अदर एग्जाम्स में उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 का बहुत ज्यादा एक्सटेंशन हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट्स के थ्रू आर्टिकल 31 में बहुत सारे प्रोविजंस को ऐड करा है जैसे राइट टू मैरी, राइट टू प्राइवेसी. तो इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं, इसलिए आर्टिकल 21 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 जो है वो कहीं ना कहीं न्यूज में रहता है, इसलिए यूपीएससी उससे क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसलिए ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है. सारे के सारे आर्टिकल्स आपको याद नहीं रखने हैं. अब आर्टिकल 368 की बात करें जो हम स्पेसिफिकली यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे के पूरे अमेंड करने का प्रोसीजर अपने अंदर इसमें बताया गया है, दैट्स व्हाई ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दिस आर्टिकल 368 इज रिलेटेड विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज मेंशन्ड इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे ये सबसे पहला फैक्ट आपको जो इस चैप्टर के बारे में याद रखना है वो ये है. अब पार्लियामेंट अमेंडमेंट किस तरीके से कर सकता है. पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में कुछ भी ऐड करे या उसमें कोई भी चेंजेस लाए या उस पूरे के पूरे प्रोविजन को खत्म कर दे बाय मींस ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील. पार्लियामेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर्टिकुलर प्रोविजन में वहां पे चेंजेस ला सकता है. सो पार्लियामेंट हैज अ सोल अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ये अथॉरिटी किसी भी और हमारे गवर्नमेंट के बॉडी के गवर्नमेंट ऑर्गन में नहीं है. गवर्नमेंट के ऑर्गन्स की बात करें तो हमारे स्टेट के ऑर्गन्स में 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज लेजिस्लेटिव, दैट इज एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. इसके अलावा मीडिया भी हमारा 4 कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है. तो इनके पार्लियामेंट के अलावा जो पार्लियामेंट हमारी लेजिस्लेटिव ऑर्गन है ऑफ आवर गवर्नमेंट, उसके अलावा किसी के पास भी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सके. इसके अलावा हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी हमारे पास ये तीनों ऑर्गन्स होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. बट स्टेट गवर्नमेंट्स भी या स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का कोई भी अमेंडमेंट ला सके. सो पार्लियामेंट हैज द सोल अथॉरिटी टू ब्रिंग अबाउट द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो पार्लियामेंट किस तरीके से बाय द मींस ऑफ एडिशन, वेरिएशन या रिपील विदाउट इंपैक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे केशवानंद भारती केस में कहा गया था. इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्या कहा गया था एक्चुअली में.
तो अब इसका प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा सकते हैं। सबसे पहले प्रपोजल आता है फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। इसमें इसको इनिशिएट करा जा सकता है इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड करने के लिए यहाँ पे प्रपोजल लाया जाता है, तो इसको इनिशिएट किसी भी हाउस में किया जा सकता है। वो लोकसभा में भी किया जा सकता है, वो राज्यसभा में भी किया जा सकता है। इसको इंट्रोड्यूस कोई भी मेंबर कर सकता है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो प्राइवेट मेंबर है। अब इनमें क्या डिफरेंस है? हमें पता है कि हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, उन्हीं में से कुछ मेंबर्स हमारे मिनिस्टर्स बनते हैं। तभी तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन प्रिंसिपल ही यही होता है कि हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स जो है वो सिमिलर होते हैं। लेजिस्लेटिव के ही कुछ मेंबर्स एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं। तो एमपीज आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो पार्लियामेंट में लोकसभा के मेंबर्स हो या राज्यसभा के मेंबर्स हो। तो इन्हीं एमपीज के बीच में से कुछ जो है लोग वो मिनिस्टर्स बनते हैं, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जाते हैं। तो वो हो गए पार्ट ऑफ द मिनिस्टर्स। एंड द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज एमपीज अदर देन दीज मिनिस्टर्स, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है बट मिनिस्टर नहीं है, किसी मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं है, तो वो हो जाते हैं प्राइवेट मेंबर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो बिल लाना है, जो प्रपोजल लाना है, वो मिनिस्टर भी ला सकता है एज वेल एज प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। तो दोनों ही ला सकते हैं, इस पॉइंट में भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। फिर इसको दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, अगर ये लोकसभा में सबसे पहले आया है तो लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, फिर ये राज्यसभा में मूव करेगा। राज्यसभा में जाने के बाद यहाँ पे भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा एंड उसके बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, इन केस ये किसी भी फेडरल प्रोविजन को इंपैक्ट नहीं कर रहा है। तो दोनों ही हाउसेस में सबसे पहले वाया द स्पेशल मेजोरिटी ये पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी कौन सी मेजोरिटी होती है? सबसे पहले तो जितने भी टोटल मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, तो इसके मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स यहाँ पे पास कर रहे हैं, प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर। अब यहाँ पे मान लीजिए ये 543 में से उस टाइम पे जब इस बिल में वोटिंग चल रही है, तो मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं वो 530 है। इसमें से भी 525 लोग भी जाए, 5 लोग जो है वो वोटिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो 525 लोग ही यहाँ पे वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी मेजोरिटी, जो भी इसकी मेजोरिटी, इन दोनों की मेजोरिटी से, मतलब हाफ ऑफ द मेंबर्स जो टोटल है 543 के हाफ, या जो 525 मेंबर्स हैं उनके हाफ में जो ज्यादा मेजोरिटी प्रेजेंट है, जो वोट कर रही है, वो हो जाती है हमारी स्पेशल मेजोरिटी। सो स्पेशल मेजोरिटी से दोनों ही हाउसेस में यहाँ पे ये जो बिल है ये यहाँ पे पास होगा। उसके बाद से देखा जाएगा कि अगर वो फेडरल प्रोविजन को इंपैक्ट कर रहा है, डज द बिल इज इंपैक्टिंग द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कंट्री। अगर यस ये किसी भी फेडरल प्रोविजन को इंपैक्ट कर रहा है, तो उसके बाद से क्या होगा कि हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन लिया जाएगा। मतलब हर एक स्टेट से, हमारे जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, उनसे ये कॉन्सेप्ट लिया जाएगा। अगर मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो इसके लिए राजी हो जाते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, जो भी फेडरल प्रोविजन में चेंज आ रहा है उसके लिए वो एग्री करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये सीधा प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। और ये क्या होगा, हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन जो होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इनसे पूछा जाएगा कि आप इस चीज के लिए सहमत हैं, और ये भी होगा वाया द सिंपल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी लग रही है इन केस ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन जब स्टेट्स का रेटिफिकेशन देखा जाएगा तो स्टेट्स यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास करेंगी, और हाफ ऑफ द स्टेट्स जब सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास कर देती हैं, एग्री कर जाती हैं फॉर दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट, तो वो जाता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कितने टाइम पीरियड में इसको, ये जो स्टेट्स हैं उनको अपना रेटिफिकेशन देना है, उनको अपनी परमिशन देनी है, उनको कॉन्सेंट या डिसएग्रीमेंट यहाँ पे दिखाना है, तो वो टाइम फ्रेम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं करा गया है। तो द टाइम लिमिट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये तो था केस जब वो फेडरल प्रोविजन को यहाँ पे इंपैक्ट डाल दी है। इन केस वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल आया है वो किसी भी फेडरल प्रोविजन पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा, तो वो सीधा इसके बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट अगर अपना एसेंट दे देता है, प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कर जाता है, तो वो जो बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, और वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बन जाता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी या किसी तरह के चेंजेस ले आए। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
अब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ये ऐड करा गया था कि प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट के पास ये, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव द एसेंट टू दैट पर्टिकुलर बिल। प्रेसिडेंट वहां पे, प्रेसिडेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो उस बिल को विदहोल्ड कर दे, उस बिल पे अपनी जो सहमति है वो ना दे। प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। ये ऑब्लिगेटरी कर दिया गया था ऑन द प्रेसिडेंट वाया द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। सो इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बोथ द हाउसेस, जहां पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोई भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। इन केस ऑफ द ऑर्डिनरी बिल्स का यही प्रोसीजर रहता है। ऑर्डिनरी बिल्स के केस में क्या होता है, जब दोनों हाउसेस से, लोकसभा में, राज्यसभा में, फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में आया, लोकसभा में आया, लोकसभा में पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है, लेकिन राज्यसभा कुछ ऑफ द सम ऑफ द प्रोविजंस जो उस बिल में मेंशन है उससे एग्री नहीं करता। तो इस केस में क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सिटिंग बुला सकता है, दोनों ही हाउसेस को आपस में एक साथ बुला सकता है, उनकी जॉइंट सिटिंग करा सकता है, और फिर वहां पे फर्दर उस ऑर्डिनरी बिल पे वोटिंग होती है। तो उसके बेसिस पे वो ऑर्डिनरी बिल जो है प्रोसीड करता है। बट इन केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जॉइंट सिटिंग यहाँ पे बुलाई नहीं जा सकती है। तो ये जो एक्सेप्शन है वो भी आपको याद रखना है कि किस केस में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान यहाँ पे मेंशन नहीं है। सो इट इज द केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जहाँ पे जॉइंट सिटिंग बिल्कुल भी नहीं बुलाई जा सकती है। अब दो तरह के अमेंडमेंट जो है वो मेंशन है अंडर द आर्टिकल 368। एक तो जो स्टेट, जो हमारी स्टेट्स का रेटिफिकेशन जो है रिक्वायर्ड होता है आफ्टर द स्पेशल मेजोरिटी, जो हमारे दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में चलती है, उस स्पेशल मेजोरिटी के बाद हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होता है। एंड सेकेंड, जहां पे सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है फ्रॉम द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और उसके बाद प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बन जाता है, बिल एक्ट बन जाता है। सो दीज आर द टू केसेस जहां पे आर्टिकल 368 लागू होता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जहां पे हमारे पास ये जो आर्टिकल 368 है वो एप्लीकेबल नहीं है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। सो सम ऑफ द केसेस व्हिच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ द आर्टिकल 368, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड हो रहा है बट वो जो स्कोप है वो आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 368 में दो ही केसेस मेंशन है जो मैंने आपको अभी बताए हैं। तो इसमें आ जाता है हमारे आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 जो हमने हमारे पहले ही चैप्टर में करा था, दैट इज एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स। इसके अलावा नई स्टेट्स को बनाना विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही, आपस में ही चेंज करना इंटरनल चेंजेस के माध्यम से, जब हम स्टेट्स में कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो आता है आर्टिकल 3 के अंदर। और इसी में आता है अल्टरेशन ऑफ द एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो ये कोई भी चेंजेस करे जाते हैं जिससे ऑटोमेटिकली हमारे शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 में भी चेंजेस आ जाते हैं जब हम इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करते हैं। तो इन चेंजेस के लिए हमें आर्टिकल 368 का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। अब ये सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, इसीलिए आर्टिकल 368 के अंडर नहीं होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये चेंजेस लाए हैं क्योंकि शेड्यूल में भी चेंजेस आए हैं। शेड्यूल 1 में हमारे नेम्स ऑफ द स्टेट्स दिए गए हैं, उनके एरियाज वगैरह दिए गए हैं। फिर राज्यसभा के स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे शेड्यूल 4 में दिया गया है। जब भी हम इस तरीके के स्टेट्स में चेंजेस लाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में चेंजेस लाता है। लेकिन क्योंकि इन चेंजेस के लिए स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पे आर्टिकल 368 वर्क नहीं करता। इसके अलावा द प्रोविजंस व्हिच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 वो है अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट्स। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट्स में जब बनाई जाती हैं ये भी सिंपल मेजोरिटी से होती है, इसीलिए ये दीज आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ द आर्टिकल 368। इसके अलावा सेकेंड शेड्यूल में जहां हमारे प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस एक्सेट्रा के एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन मेंशन है, इनमें भी किसी तरह के चेंजेस के लिए आर्टिकल 368 के अंदर यहाँ पे चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा कोरम इन द पार्लियामेंट जो होता है उसमें भी कोई चेंजेस लाने होते हैं, वो भी लाई करता है आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। देन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो भी इसमें चेंजेस लाने हैं। पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अगर कोई चेंजेस लाने हैं, पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस में, इसके मेंबर्स और कमिटीज की प्रिविलेजेस में कोई भी चेंजेस लाने हैं तो वो भी लाई करेंगे आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। पार्लियामेंट में इंग्लिश लैंग्वेज के यूज से रिलेटेड चेंजेस, या नंबर ऑफ प्रिजीन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी जो भी जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, इससे रिलेटेड कोई चेंजेस लाने हैं तो वो भी इसके स्कोप के अंदर नहीं आएंगे। या सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा जुरिस्डिक्शन देना, उसका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करना, सो दिस इज आल्सो आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। या फिर यूज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस,
सिटीजनशिप से रिलेटेड चेंजेस, सिटीजनशिप का एक्विजिशन या टर्मिनेशन, सिटीजनशिप को एक्वायर करना या उसके सिटीजनशिप किसी पर्सन की खत्म करना, इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनमें चेंजेस लाना, या इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इतना बड़ा प्रोविजन अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगी, बट नहीं, these are some of the provisions which lie outside the scope of article 368. इसके अलावा delimitation of the constituencies या यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड जो भी चेंजेस, एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल से रिलेटेड जो भी चेंजेस है, जहां पे फिफ्थ शेड्यूल हमारा डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, और सिक्स्थ शेड्यूल डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज. So this is about this topic. Now next topic है provisions which require the consent of the house of the states. अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे provisions जो किसी तरीके से फेडरलिज्म को इम्पैक्ट कर रहे हैं, किसी फेडरल फीचर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे उसके लिए वी रिक्वायर द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स. तो फेडरल प्रोविजंस ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जिसको इम्पैक्ट करने के केस में हमें स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए. सो फर्स्ट है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट्स एज वेल एज सेंटर दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब हम इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट देखते हैं तो उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स भी आते हैं, मतलब स्टेट्स को भी कहीं ना कहीं हमारा प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है, स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और इसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो भी मैनर है, इसमें अगर चेंजेस लाने हैं तो वी रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स. इसके अलावा एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स. अब यूनियन और स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव पावर में कोई चेंजेस आएंगे, ऑब्वियसली आप इसमें गेस भी कर सकते हैं ये कि फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल रहा है. नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स में जो भी चेंजेस लाने हैं, सिंस हमारी जो जुडिशरी है इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हमारे ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या अदर लोअर कोर्ट्स आते हैं, तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. और सिंगल सिस्टम ऑफ दिस कोर्ट जो है वो हमारे स्टेट लॉज एज वेल एज यूनियन लॉज को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं. सो दिस इज द इंटीग्रेटेड जुडिशरी. तो किसी भी तरीके का चेंज इनटू द सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स हमारे फेडरलिज्म को इंपैक्ट डालता है. नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. अब सेंटर एंड स्टेट में किसी भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो चाहे एग्जीक्यूटिव पावर हो, तो ऑब्वियसली ये फेडरलिज्म से रिलेटेड कंसेप्ट है, तो ये इंपैक्ट डालेगा. नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल. जीएसटी काउंसिल में भी स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन होता है और जीएसटी काउंसिल में किसी भी तरह की चेंजेस हमारे स्टेट्स को भी इंपैक्ट डालेंगे. और जीएसटी काउंसिल हमारा आर्टिकल 279A में मेंशन है और इसको बनाया गया था वाया 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016. इसके अलावा कोई भी लिस्ट जो 7th शेड्यूल में मेंशन है, 7th शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट मेंशन है, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. अब क्योंकि ये तीनों तरह की लिस्ट हमारी कहीं ना कहीं ये फेडरलिज्म से एसोसिएटेड है, तो ये तो आप बिल्कुल गेस कर सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह के चेंजेस के लिए वी रिक्वायर द हाफ ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स. नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, जैसे कि राज्यसभा में हो गया, या आर्टिकल 368 इटसेल्फ. आर्टिकल 368 में भी किसी तरीके के चेंजेस लाने हैं तो वी रिक्वायर द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स. इनमें से ज्यादातर प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको आपने एक बार भी पढ़ा हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस देख के आइडिया लग जाएगा कि इन प्रोविजंस में चेंजेस लाने के लिए हमें स्टेट्स का रेटिफिकेशन जरूरी होगा. तो ये आप खुद से भी गेस कर सकते हैं, इसको आप एक बार भी एक रीडिंग से लगा सकते हैं, गेस लगा सकते हैं. फिर अमेंडमेंट प्रोसीजर, ये तो हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर था. अब अमेंडमेंट प्रोसीजर्स भी बहुत सारे ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे मेंस में पूछे जा सकते हैं. तो देखते हैं कि इनका किस ग्राउंड्स पे अमेंडमेंट प्रोसीजर का क्रिटिसिज्म होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट लैक अ स्पेशल बॉडी जो अमेंडमेंट करे. हमारे इंडिया के केस में पार्लियामेंट ही हमारी लॉज बनाने का काम करती है, एज वेल एज पार्लियामेंट हैज द सोल अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे पास कोई स्पेशल बॉडी नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देख सके. जैसे कि यहाँ पे दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, ये एक बॉडी है जो यूएसए में प्रेजेंट है, या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जैसी हमारे पास कोई बॉडी नहीं है जो स्पेशली फोकस करती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड. पार्लियामेंट को ही अथॉरिटी दी गई है कि पार्लियामेंट ही अपने आप से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को देखे. सेकेंड है इनिशिएशन ऑफ द अमेंडमेंट, ये पार्लियामेंट के पास है. एक्सेप्शन सिर्फ लेते हैं कि जब स्टेट्स जो है वो कहती हैं कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल का अबॉलिशन या टर्मिनेशन चाहते हैं, सिर्फ उन केस में स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पे अपना जो है वो स्टेप ले सकती हैं. अदरवाइज ऑल अदर केसेस में वी हैव द सोल अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट जो इनिशिएट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को. तो यहाँ पे ये जो है हमारा फेडरलिज्म को ये अच्छा खासा इंपैक्ट डाल रहा है कि फेडरलिज्म तो ये है कि वी आर जस्ट शेयरिंग द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, लेकिन इस केस
केस में हमने ज्यादातर अथॉरिटी हमारे सेंटर को दे रखी है, तो वी आर शिफ्टिंग दिस पावर टू द यूनिटरी सिस्टम, तो हम यूनिटरी सिस्टम की तरफ यहाँ पे अकॉर्डिंग जा रहे हैं। लेकिन एक्सेप्शन सिर्फ यही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में जब स्टेट्स बता सकती हैं कि हम जो है हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना चाहते हैं या हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन इस केस में भी पार्लियामेंट के पास ही ज्यादा अथॉरिटी है। जब स्टेट्स ये कह रही हैं तो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि पार्लियामेंट उनकी इस बात को मान भी सकते हैं और उनकी इस बात को नहीं भी मान सकते, तो पार्लियामेंट के पास इस केस में भी ज्यादा अथॉरिटी हो जाती है। थर्ड क्रिटिसिज्म होता है दैट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पार्लियामेंट का ही अप्रूवल चाहिए होता है। सम ऑफ द केसेस में ओनली वी रिक्वायर द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, वो भी हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स का ही रेटिफिकेशन चाहिए, जबकि यूएसए में यहाँ पे जब स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होता है तो 3/4 ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। तो हम इंक्लूड करते हैं सिर्फ 50% ऑफ स्टेट्स को, जबकि यूएसए इंक्लूड करता है 75% ऑफ स्टेट्स को। तो यहाँ पे हमने स्टेट्स को भी जहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया है वहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। इस ग्राउंड पे भी हमारे इस अमेंडमेंट प्रोसीजर का क्रिटिसिज्म किया जाता है। नेक्स्ट है टाइम फ्रेम फ्रॉम स्टेट्स रेटिफिकेशन, जो है जिस टाइम पीरियड में स्टेट्स को अपना रेटिफिकेशन देना है वो टाइम पीरियड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड ही नहीं है, तो इससे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है कि कुछ स्टेट्स जो है वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगी अपना रेटिफिकेशन देने के लिए। तो उस केस में अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट बिल है जो हमारे फेडरलिज्म को इम्पैक्ट डाल रहा है तो वो डिले हो सकता है, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वो डिले हो सकता है। तो ये भी वन ऑफ द क्रिटिसिज्म की तरह यूज करा जाता है फॉर द अमेंडमेंट्स प्रोसीजर। नेक्स्ट है जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती इन केसेस पे, जबकि ऑर्डिनरी बिल्स में भी हम जॉइंट सिटिंग का प्रावधान रखते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केसेस में हमारे पास जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का जो है ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ही है, एक्सेप्शन बीइंग सिर्फ हम जब पार्लियामेंट से अप्रूवल ले रहे हैं, दोनों हाउसेस से अप्रूवल ले रहे हैं, तो ऑर्डिनरी बिल्स में हमें वो सिंपल मेजोरिटी से चाहिए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से वो हमें स्पेशल मेजोरिटी से चाहिए। अदरवाइज मोर और लेस इन दोनों के ही ऑर्डिनरी बिल्स एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स का जो प्रोसीजर है वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट प्रोसीजर डोंट हैव इनफ डिटेल्स नहीं दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में, हेंस लीव टू द वाइड स्कोप फॉर टेकिंग द मैटर टू द जुडिशरी। तो यहाँ पे जुडिशरी के पास मैटर जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं केसी वियर के द्वारा जो हमें लाइन की गई कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इट स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना बहुत ज्यादा रिजिड है, इट इज अ गुड मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अच्छी बात भी है, हम कंक्लूजन में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट कैसे है? सबसे पहले जब हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया इन द 1951, उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया दैट इज शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन आता है कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो हमारे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि पार्लियामेंट उसको चेंज कर सकता है, इसको अमेंड कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन आता है। तो शंकरी प्रसाद केस में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आया तो शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ हमारा आर्टिकल 368 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात करता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जो है एक्सटेंड करता है टू फंडामेंटल राइट्स एज वेल। दैट मीन्स द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। एंड आर्टिकल 13 जो हमारा कहता है कि कोई भी लॉ इफ इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस ला रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारा एक लॉ ही होता है, तो अगर हम उससे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर देंगे तो वो हमारे आर्टिकल 13 को वायलेट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, आर्टिकल 13 में जो वर्ड लॉ डिफाइंड है दैट एनी लॉ विच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, ये आर्टिकल 13 हमारा कहता है। तो आर्टिकल 13 में जो ये वर्ड लॉ डिफाइंड है इस लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स यहाँ पे नहीं आते हैं। तो ये एक्ट्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स है, दीज एक्ट्स डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द लॉ which is mentioned in article 30। तो पार्लियामेंट को इन्होंने सुप्रीम अथॉरिटी बता दिया कि पार्लियामेंट के पास कंप्लीट अथॉरिटी है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को या तो कम कर सकते हैं, एब्रिज कर सकते हैं, या फिर दे कैन टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, किसी भी फंडामेंटल राइट्स को इवन कंप्लीटली खत्म भी कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट के पास सुप्रीम अथॉरिटी दे दी। अब ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मेरे को एक 2019 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद आ रहा है जहां पे पूछा गया था कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था वो किस पीएम के अंडर लाया गया था। उस टाइम
टाइम पे पीएम कौन था, तो क्योंकि सिंस इट केम इन 1951 तो यहाँ पे पीएम वाज जवाहरलाल नेहरू, तो ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया था। तो इन्होंने कह दिया कि पार्लियामेंट के पास सोल अथॉरिटी है। फिर ये तो 1951 की बात थी। फिर 1964 में एक केस आता है, दैट इज सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही पहली ही बात को दोहराया है कि यहाँ पे पार्लियामेंट के पास सोल अथॉरिटी है, कंप्लीट अथॉरिटी है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को दे कैन एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, एज वेल एज अगेन इन्होंने कहा, आई एम सॉरी, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये आर्टिकल 13 में जो लो वर्ड मेंशन है उसके अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता। फिर 3 साल बाद आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, जहां पे जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करा गया था इन 1964 उसको यहाँ पे क्वेश्चन करा गया। इसमें क्या है, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अगर आपने फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर देखो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर यहाँ पे चेंजेस करे गए थे इन द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में कुछ जो स्टेट के जो एक्ट्स हैं उनको यहाँ पे इंसर्ट करा गया था और उसी को कोर्ट में चैलेंज करा गया था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल, मतलब फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल भी चेंज ही नहीं करा जा सकता, पार्लियामेंट इसको चेंज नहीं कर सकता। तो दो जो पहले वाले केसेस थे, दैट इज द यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, पार्लियामेंट जो है ये किसी भी फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर सकता है। लेकिन गोलकनाथ केस में इसने कहा है कि पार्लियामेंट आर ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल, दैट इज इट कैन नॉट बी चेंज्ड एट एनी कॉस्ट, और पार्लियामेंट इनको चेंज नहीं कर सकता। और यहाँ पे ये बात भी इन्होंने अपनी पलट दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लो है उसको डिफाइन करेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी वजह से यहाँ पे पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट में कोई भी चेंजेस नहीं ला सकता। अब इसको काउंटर करने के लिए पार्लियामेंट एक एक्ट लाता है, दैट इज 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। इसमें आर्टिकल इसकी ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करी थी, जिसमें फिर इन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के पास कंप्लीट अथॉरिटी है टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। और वही बात जो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली दो रूलिंग्स में कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर नॉट द लॉज व्हिच आर डिफाइंड अंडर आर्टिकल 13। तो यहाँ पे ये दो बातें पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कह दी थी। फिर उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा केस, जहां से ये बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट शुरू हुआ था, दैट इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, आपने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर दिया, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम वैलिड कंसीडर करते हैं। लेकिन आपने ये जो बात कही है कि आप जो है ये जो कोई भी आप फंडामेंटल राइट्स में जो चेंजेस लाएंगे, वो चेंजेस आप अगर ला रहे हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते आप। इस बात को हम आपको करेक्ट करते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स में ऑफकोर्स चेंजेस लाइए, आप उनमें अमेंडमेंट करिए, बट विदाउट इम्पैक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दे दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973 केस। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन ला दिया गया था, और यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम टाइम टू टाइम डिफाइन करेंगे। और केशवानंद भारती केस में भी बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने एज बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करी थी, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है इट इज द सुपीरियर मोस्ट थिंग इन आवर इंडिया। तो सुपीरियर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर माना गया कि आप इसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं। या सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, जो 3 ऑर्गन्स ऑफ आवर गवर्नमेंट है इनके बीच में ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। इट इज अगेन द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा रिपब्लिक एक्ट एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, फेडरलिज्म which ensures the division of power between the center and the state, तो फेडरलिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर है। सेक्युलरिज्म, इसके अलावा सोवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ द इंडिया, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, वेलफेयर स्टेट जो हमारा डीपीएसपी जिसको प्रमोट करने की बात करते हैं, इट इज अगेन द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, और ये डिफाइन कर रहा था इन दिस केशवानंद भारती केस बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम भी जो हमारे इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, दैट इज इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राज नारायण केस। अब यहाँ पे जब इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स थे उसको कोर्ट के परव्यू से बाहर कर दिया, कि कह दिया कि जो कोर्ट्स हैं वो इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट होता है, तो उसको चैलेंज करा गया था इन द कोर्ट अंडर दिस इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राज नारायण केस ऑफ 1975। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म करता है और अप्लाई करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, और जो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने
ये जो इसको कह दिया था कि इलेक्शन डिस्प्यूट जो है बिटवीन द पीएम एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये सारे कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। ये करा था अंडर द 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। और इस इंदिरा गांधी नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राजनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इनवैलिडेट करार कर दिया था कि ये इनवैलिड चीज है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू को यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया कि आप कह रहे हो कि ये कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन से ही बाहर है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू को हम कहते हैं कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप किसी भी प्रोविजन का जुडिशियल रिव्यू आप यहाँ पे वायलेट नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते हैं कि कोई भी चेंजेस आपने कॉन्स्टिट्यूशन में करे हैं और वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होंगे। तो यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था। इसके अलावा और भी चीजें यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में डाली गई, जैसे कि सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, सेक्युलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड रिलीजन, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन, दैट इज रूल ऑफ लॉ, भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया। जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया। इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताएगा। अब जुडिशियल रिव्यू आप यहाँ पे गैस कर सकते हैं कि इस केस में कहा होगा, या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आप गैस कर सकते हैं कि इसी केस में कहा होगा। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ आप गैस कर सकते हैं कि इसी केस में कहा होगा। तो इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं। सो दिस वाज द केस। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से चेंजेस लाए जाते हैं अंडर दिस 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ये फर्दर चेंजेस लाते हैं। इसने फर्दर आर्टिकल 368 को अमेंड कर दिया और यहाँ पे ये प्रोविजन डाला कि देयर इज नो लिमिटेशन, कोई भी लिमिटेशन नहीं है पार्लियामेंट की इस पावर पे कि पार्लियामेंट किसी भी तरीके का चेंजेस, किसी भी तरीके का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ला सकता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लाएंगे, ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इसको चैलेंज नहीं कर किया जा सकता ऑन द ग्राउंड कि ये किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। So this was a provision taken by the parliament under the 42nd constitutional amendment act of 1976। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, दैट इज माइनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, 1980 का केस। इसने इस प्रोविजन को कि ये जो आप चेंजेस कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके का चेंज कर रहे हैं, ये कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी भी तरह की कोर्ट ऑफ लॉ में इसको चैलेंज नहीं करा जा सकता, इस प्रोविजन को इनवैलिडेट करार करा। ये प्रोविजन तो हमने फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सही कंसिडर करा कि ठीक है आप किसी भी तरीके के चेंजेस लाए, लेकिन इट शुड नॉट इम्पैक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आप ये जो दूसरी चीज है कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि आप जुडिशियल रिव्यू से इसको बचा सकेंगे, जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे नहीं होगा किसी भी तरीके का, किसी भी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इस प्रोविजन को इनवैलिड करार करा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दिस माइनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980। अब इसमें भी कुछ चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में डाली गई, दैट इज फर्स्ट है लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, की पार्लियामेंट के पास बिल्कुल सुप्रीम पावर नहीं है, एक्सट्रीम पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरीके से चेंज करे। पार्लियामेंट हैज अ लिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस प्रोविजन वाज एडेड अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर इन द माइनर्वा मिल्स केस। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू को यहाँ पे फिर से बताया गया कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हार्मोनी ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो इनके बीच में हमें हार्मनी बना के चलना है। तो इस केस में कहा गया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द डीपीएसपीज, इसलिए हमें इन दोनों ही प्रोविजंस के बीच में हार्मनी बना के चलना होगा। फिर नेक्स्ट आता है वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है बेसिक स्ट्रक्चर वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आफ्टर 24th of April 1973। दिस इज द डेट जहां पे केशवानंद भारती केस की जजमेंट आई थी। तो वामन राव केस कहता है कि ऐसा कोई भी केस जो इस डेट की बात, मतलब इस केशवानंद भारती केस की जजमेंट के बाद आया है, तो वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर का ये डॉक्ट्राइन अप्लाई होगा। तो ये कहा गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1980। अब अदर पार्ट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में डिफाइन करे हैं। कौन कौन से पार्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, दैट इज वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, सुप्रीम कोर्ट की पावर अंडर आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, 141 एंड 142। 32 में रिट जुरिसडिक्शन दिया गया है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 136 में स्पेशल लीव पिटीशन दी गई है, जब हम सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें इसके बारे में बात करेंगे। 141 में कहा गया है लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाउंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स।
सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अगर लॉ डिक्लेयर कर दिया तो बाकी सारी कोर्ट्स पे ये बाइंडिंग होगी वो लॉ, एंड दिस इज सेड इन द आर्टिकल 141 एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा 142 आर्टिकल कहता है एनफोर्समेंट ऑफ द डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एक्सेट्रा। ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 142 किससे रिलेटेड है, क्योंकि उस टाइम पे ये न्यूज में चल रहा था, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो आप ये लिंक कर पा रहे होंगे कि सारे के सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि ये आर्टिकल न्यूज में था इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे आप इसको न्यूज को भी फॉलो करके आप इसको नहीं सॉल्व कर रहे तो आप उस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। उस क्वेश्चन में जो बाकी के प्रोविजंस थे उन प्रोविजंस में से कोई भी प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही नहीं था। तो अगर आपको आइडिया भी हो कि कौन से नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर यहाँ पे उससे बिलोंग करते हैं, तो भी आप जैसे इन आर्टिकल इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 12 से 35 में मेंशन है और बीच में से आपसे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल 18 फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया गया है, तो आपको आइडिया है कि ये फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आता है और बाकी सारे ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस जो हैं वो एक ऑप्शंस को छोड़ के वो किसी और प्रोविजन से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक को लगा के भी उस आंसर को सही कर सकते हैं। तो ये 142 का जो ये हमारे पास 2019 में ये क्वेश्चन आया था उसमें भी बाकी तीनों ऑप्शंस क्योंकि अदर प्रोविजन से रिलेटेड थे, सिर्फ एक ही जो ऑप्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था। इसलिए अगर आपको आइडिया भी हो कि इस रेंज ऑफ आर्टिकल्स में सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स लाई करते हैं तो भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स। इसके अलावा पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 एंड 227, 226 में जैसे jurisdiction of the Supreme Court is mentioned in Article 32, वैसे ही writ jurisdiction of the High Courts is mentioned under Article 226। तो writ jurisdiction दोनों ही High Court as well as Supreme Court की ये it is a part of the basic structure of the Constitution। इसके अलावा Article 227 it is the power of the superintendence all over the courts by the High Court। तो ये भी पावर जो है ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करते रहिए और अपने प्रीलिम्स के लिए, अपने मेंस के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए और बहुत ज्यादा मेहनत करते रहिए और हमारी इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।